नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है बेरोजगारी पर रार। तो बीते 6 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का ऐलान किया है, जिसके बाद प्रदेश के युवा खुश हैं। लेकिन जिस रिपोर्ट में बेरोजगार युवाओं के आंकड़े हैं, उस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में युवाओं के बेरोजगार होने का सबूत यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक की रिपोर्ट पर जमकर हंगामा बरपा है। देखिए रिपोर्ट और उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के 9वें दिन बेरोजगार युवाओं के आंकड़े और बेरोजगारों के भत्ते पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने बेरोजगार युवाओं के आंकड़ों पर विभागीय मंत्री से सवाल किया। अजय चंद्राकर ने CMIE की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि प्रदेश में 18,78,000 से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं, जबकि CMIE के आंकड़ों को शासकीय मान्यता ही नहीं है। अजय चंद्राकर सवाल उठाते हुए कहा, जब संस्था को मान्यता नहीं है तो उस संस्था के आंकड़ों पर विज्ञापन क्यों दिया गया? बेरोजगारी सर्वे की बात हो, जनगणना की बात हो, भारत सरकार द्वारा सर्वे अगर करती तो हम हेड काउंट की जरूरत पड़ती क्या? भाजपा विधायक के सवाल पर पक्ष विपक्ष में जमकर नोक-झोंक भी हुई। मामला वॉकआउट तक पहुंच गया। भाजपा विधायकों ने CMIE की रिपोर्ट को प्रायोजित तक करार दिया। आज के प्रश्नों के उत्तर में दिया है बोल रहे हैं, लेकिन जब तक नियम वो पटल में नहीं रखते, नियम राज्यपत्र में प्रकाशित नहीं होता, तब तक वो माना नहीं जाता। हम कई बार बोल चुके इस बात को, घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि साहब जो रोजगार चाहते हैं उसका पंजीयन कर रहे हैं। दिल्ली की संस्था को कहां से पकड़ लिया, बंबई की, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उसकी आंकड़े मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भी उसका रेफरेंस देते हैं बार बार। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के आंकड़े बताने वाली संस्था पर सवाल खड़े हुए। सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री उमेश ने सदन में जानकारी दी। रोजगार कार्यालयों में 7 फरवरी 2023 तक की अवधि में 18,78,126 बेरोजगार पंजीकृत हैं। CMIE बेरोजगारी की प्रतिशत बताती है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.5% है। अभी बेरोजगारों की संख्या बताना संभव नहीं है। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 5 बिंदुओं पर सरकार फॉर्म भरवाएगी। विभागीय मंत्री के जवाब के बाद भी सदन गरमाते हुए दिखा। विपक्ष के हंगामे को विधानसभा अध्यक्ष ने संभाला। लेकिन हुआ क्या कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से उन्होंने ये आंकड़ा देना बंद कर दिया और उस कारण से अब कोई सरकारी आंकड़ा है नहीं। सरकारी आंकड़ा है नहीं, इसलिए एक प्राइवेट कंपनी है जो ये आंकड़ा प्रस्तुत करती है, CMEI, और वो प्रस्तुत करती है और उसके आंकड़े को हमने प्रदर्शित किया। विपक्ष का ये कहना है कि वो सरकारी नहीं है, तो आपने कैसे प्रस्तुत किया, जबकि सरकारी आंकड़ा कहीं प्रस्तुत नहीं हो रहा है पिछले 8 साल से। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मामले में उस समय हंगामा हुआ है जब सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया हो। विपक्ष बेरोजगारी की परिभाषा पूछ रहा है, तो वहीं बेरोजगार युवाओं के आंकड़े बताने वाली संस्था CMIE पर सवाल किया गया है। ऐसे में सवाल है कि जब बेरोजगारों को भत्ता कैसे मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, क्योंकि CMIE की मान्यता को ही कटघरे में ला दिया गया है। अब देखना होगा इसका आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो मुद्दा है हमारा बेरोजगारी पर रार और इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, पूर्व विधायक बीजेपी से विमल चोपड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं सुरेंद्र वर्मा जी आपसे। आज विधानसभा के दौरान रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा उठा है, खूब हंगामा भी हुआ। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि CMIE को मान्यता नहीं देने की बात कहती है, दूसरी तरफ करोड़ों का विज्ञापन भी दिया जा रहा है। कविता जी, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक गलत बयानी करती है उसका प्रमाण है। NS जो CMIE है उसको विज्ञापन नहीं दिया गया। CMIE का मतलब है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये आज की संस्था नहीं है, पिछले 45 साल से ये आंकड़े जारी करती है और पूरे देश में उसकी मान्यता है। जब छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार थी, तब भी उनके द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते थे उसकी मान्यता थी। आपको याद होगा सितंबर
2018 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर इसी सीएमआई के आंकड़े में जी। 20.2% था रमन राज में, और पिछले 10 महीने से पूरे देश में सभी राज्यों के आंकड़े आते हैं। जी। सबसे कम बेरोजगारी दर वाला यदि कोई राज्य पिछले 10 है तो वो छत्तीसगढ़ है, जहां 1% से कम बेरोजगारी दर है। मूल बात जो है, भाजपा दुर्भावनापूर्वक आंकड़े छुपाने का काम तो भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। हर 10 साल में जनगणना करने की परंपरा थी अंग्रेजों के जमाने से। 2011 में आखिरी जनगणना हुआ है, उसके बाद जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन दूसरी बात, जो लेकिन केंद्रीय कांग्रेस तो एजेंसी कह रही है कि- एनएसएसओ, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि इस उसके- संस्था को मान्यता नहीं है ना। नहीं, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा जी। मान्यता देना। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, केंद्र की एजेंसी है एनएसएसओ। सरकार के आने के बाद पिछले 8 साल से कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। तो ये किसका दायित्व है? यदि केंद्र की मोदी सरकार अपना दायित्व पूरा नहीं करती है, दुर्भावना पूर्वक आंकड़ों को छुपाने का काम करती है, तो क्या प्रदेश सरकार चुप बैठ जाए? हमने तो सर्वे की भी तैयारी कर ली है और जी इधर है, फिर भी हम वादे पे अटल हैं और अमल कर रहे हैं। प्रक्रिया भी शुरू हो गई है पंजीयन की। जो पात्र हैं उनसे आवेदन भी मंगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये 15 साल सरकार में रहे, 2003 का वादा था इनका बेरोजगारी भत्ता देने का, ये दिए नहीं। 15 हमारी सरकार ने तो रोजगार मिशन गठित किया, न केवल सरकारी नौकरी के नियमित सेवा के द्वार खोले, बल्कि नई औद्योगिक नीति के माध्यम से जो स्थानीय उद्योग है, निजी क्षेत्र है, वहां भी छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। हमारे अर्थव्यवस्था में कविता जी 95% रोजगार असंगठित क्षेत्र से जनरेट होता है। आज जो छत्तीसगढ़ पिछले 4 साल से मनरेगा के सब सर्वाधिक क्रियान्वयन वाला राज्य बना हुआ है। वनोपज का संग्रहण जो 12 लाख आदिवासी परिवार हैं उनसे सीधा जुड़ा हुआ है, 600 गुना बढ़ा है। 6 के स्थान वनोपज खरीदे जा रहे हैं। न केवल संग्रहण बढ़ा है, पूरे देश का 74%, बल्कि कीमत भी बढ़ी है। 2500 का तेंदू पत्ता 4000 रुपए प्रति मानक बोला में खरीदा जा रहा है। किसान न्याय योजना में इनके समय में 12 लाख किसान पंजीकृत हुआ करते थे, आज 26 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीकृत है। सुरेंद्र जी, पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विमल जी, सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि 2003 का वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया। जी जी 2003 का वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया तो हंसी आती है। 2008 2003 में जनता ने जिताया, 8 में जिताया, 2013 में जिताया, तो क्या जनता बिना विश्वास के जिताते रहे? जनता का विश्वास और कांग्रेस पे अविश्वास था, इसलिए तो कांग्रेस लगातार हारती गई। और झूठे वादों के कारण ये आज यदि सरकार में आ गए तो अगले चुनाव में देख लीजिए क्या होता है इनका। ये मकान का बोल रहे थे, अभी हम सर्वे करा रहे हैं, तो 4.5 साल तक ये क्या कर रहे थे? आलू छील रहे थे। 4.5 साल में इन्होंने सर्वे क्यों नहीं कराया कि मकान किनके नहीं बनने हैं, किनके बने? 4.5 साल में एक मकान तो ये बना नहीं सके, और आज बोल रहे हैं हम सर्वे करेंगे। जब इनकी चला चली की बेला है, इनकी सरकार जाने वाली है, तब ये सर्वे करा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता कहते हैं हम आज देंगे। 4.5 साल क्या कर रहे थे आप? क्यों नहीं दिया बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता आपने? और उसकी शर्तें ऐसी है कि जो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा बेरोजगार होगा, जो पारिवारिक रूप से उसको ले दे के मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन इनकी नियत भी नहीं है भत्ता देने की। आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कभी गरीबी आप हटा सके? मोदी सरकार गरीबी हटा रही है साहब, मकान दे करके, पानी दे करके, सड़क दे करके, बिजली दे करके, शौचालय दे करके। आप अभी बात कर रहे थे कि रोजगार गारंटी में आप प्रथम आए। पैसा कौन दे रहा है रोजगार गारंटी का? एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि भेदभाव कर रही केंद्र की सरकार, और कहते हैं रोजगार गारंटी में हम प्रथम है। रोजगार गारंटी का 100% राशि जो है आपको केंद्र की सरकार दे रही है। ठीक है विमल चोपड़ा जी, उसके बाद आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। विमल चोपड़ा जी आएंगे आपके पास। आप अभी बोल रहे हैं कि रोजगार 5 लाख इतने। विमल जी आएंगे आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं। जी बाबूलाल जी, विधानसभा में विपक्ष ने प्रायोजित बेरोजगारी के आंकड़ों का आरोप लगाया है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, बेरोजगारों का आंकड़ा का आरोप उस तरीके से नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भाई किस आंकड़े पर आपने जो है ये सूची बनाई है, बना रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आज भूपेश बघेल ने कही है कि भारत सरकार बेरोजगारी रिपोर्ट जो है वो बनाकर देती थी, वो देना उन्होंने बंद कर दिया। जी
जनगणना 2011 के बाद से आज तक हुई नहीं है। आखिर हमें कहीं न कहीं किसी योजना को आगे ले जाने के लिए कोई आधार तो लेना पड़ेगा। तो उस आधार को जो है उन्होंने इस संस्था से लिया जो आप अभी उल्लेख कर रहे थे जी। तो उस संस्था से उन्होंने आंकड़े लिए। उनका कहना है कि क्योंकि सरकार बेरोजगारी के आंकड़ों को नहीं दे रही है, इसलिए इस संस्था के आंकड़ों को भारत सरकार भी मानती है, अन्य राज्य की सरकारें भी मानती है और उसी आधार पर अपनी बेरोजगारी की सूची जारी करती है। तो उस आधार को अगर हमने पकड़ा है तो कहाँ गलत हुआ है? मूल बात मुझे वो लगती है। और जहां तक सवाल है कि जितनी गंभीरता से आज इस प्रश्न को हमारे अध्यक्ष चरणदास महंत ने लिया है, मैंने आज के पहले कभी भी संसदीय रिपोर्टिंग इतने दिन से मैं कर रहा हूँ, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि अध्यक्ष ने किसी मुद्दे को इतनी गंभीरता से लिया हो कि वो मंत्री जी तक से और सदन से ये कहे हो, खड़े होकर कह दे कि मैं जितने चाहे अनुपूरक इसमें लूंगा क्योंकि बेरोजगारी के गंभीर विषय है और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये बेरोजगारों के भविष्य का मुद्दा है, ये इतना गंभीर है कि मैं इसको साधारण तरीके से नहीं ले सकता। मैं जितने चाहूंगा उतने अनुपूरक लूंगा। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने एक प्रकार से सरकार को फटकार लगाई इस बात पे कि जो उन्होंने मैंने रोकने का प्रयास किया कि अनुपूरक आप कितने दोगे, 20-25 अनुपूरक हो गए, और अनुपूरक अजय चंद्राकर को कितने के क्यों दे रहे? उस पर वो गंभीर हुए, बोले बेरोजगारों का गंभीर मामला, मैं जितने चाहे अनुपूरक लूंगा। और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में जो है इस बात को इंगित कर दिया कि वो इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीर है। ये बहुत बड़ी घटना आज हमारे सदन में यहाँ हुई है और निश्चित रूप से जो है गंभीर मामला है और पक्ष और विपक्ष दोनों को जो है इसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए कहाँ किसकी गलती है और उसको सुधार करना चाहिए। अगर केंद्र आंकड़े नहीं दे रही है, इस आंकड़े पर आज तक काम चलता आया है, तो केंद्र को वो आंकड़े बनाने चाहिए, देने चाहिए, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। अन्यथा संस्था के ऊपर आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, विमल चोपड़ा जी कह रहे हैं कि 4.5 साल बीत गए हैं, अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है, कब रोजगार देंगे? कविता जी, तथ्यहीन आरोप लगाना भारत। हेलो, मैं आपको केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय से जो रजिस्टर होता है पंजीयन का, उसके आंकड़े में बताता हूं। पिछले 4 साल के वर्ष 2019 में 1,82,424 सदस्य, 2020 में 1,65,930 नए सदस्य जुड़े, वर्ष 2021 में 1,32,222 नए सदस्य जुड़े, वर्ष 2022 में 1,42,527। इस प्रकार से कुल 4 साल में 6,23,104 नए सदस्य जुड़े। इसका सीधा मतलब यह होता है कविता जी, जी हेलो जी, पंजीयन हुए इनके समय में जो पंजीकृत होते थे उससे उनको 9,000 और 10,000 रुपया प्रति एकड़ बिना किसी भेदभाव के, जितना जिसका रकबा उतना उनकी हिस्सेदारी दी जा रही है। ये तो छत्तीसगढ़ में ये उदाहरण है। ये बताए जिस प्रकार से मोदी सरकार में यदि किसी का विकास हुआ है तो वो महंगाई का हुआ है, बेरोजगारी का हुआ है, असमानता का हुआ है। ये अभी गरीबी की बात कर रहे थे, आपको याद होगा 2014 में देश में कुल गरीबों की संख्या 40 करोड़ थे। वर्तमान में हम लोग रोजगार बेरोजगारी की बात करें, जो हमारा मुद्दा है, और जो वादे किए थे रोजगार की, क्या कांग्रेस सरकार ने उस वादे को पूरा किया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में? मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं, तमाम सरकारी विभागों में नियमित पद की भर्तियां जो है वो की गई 4 साल में। 5 बार पीएससी का आयोजन हुआ है, इनके 15 साल में 6 बार तो निरस्त हुआ था। और शिक्षा में 14,580 भर्ती, फिर अभी 12,500 फिर निकला। पुलिस में, राजस्व में, चिकित्सा में, तमाम विभागों में, वन विभाग में नियमित भर्ती हुई। उसके अतिरिक्त रोजगार मिशन का गठन किया गया है 5 लाख रोजगार जनरेट करने के लिए, जो गौठान समूहों के माध्यम से 400 करोड़ से 417 करोड़ का भुगतान अब तक हो गया है। वो गोपालक भी है, वो जो गौठान समिति के जो स्वयंसेवक हैं, जो महिला समूह है, उनको भी भुगतान हुआ है। तो रोजगार का जो छत्तीसगढ़ मॉडल है पूरे देश में स्थापित हुआ है। ये बताए 15 साल में ये क्या किए? हमने तो कहा ना केवल किसान बल्कि वनोपज संग्राहक, निजी क्षेत्र में काम करने वाले, आईटीआई के उन्नयन के लिए अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया। उसके साथ साथ अभी 200 करोड़ फिर से दिए गए। तो यहाँ के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके रोजगार के लिए हमने तो नई रोजगार नीति बनाई। ये जो आउटसोर्सिंग करते थे
उसको हमने खत्म किया। एनएमडीसी का प्लांट तैयार है बस्तर में, उसको भी बेचने का कुछ प्रयास मोदी सरकार कर रही है। पिछले दरवाजे से युवाओं के सरकारी नौकरी में रोजगार के अधिकार को बेचने का काम भाजपा ही करे और आरोप कांग्रेस सरकार पर। ये बताए कि एनएसएसओ पिछले 8 साल में किसके क्यों विमल चोपड़ा जी आरोप लगा रहे हैं? विमल चोपड़ा जी बीजेपी के आप बोलने देंगे, आरोप समय देंगे तो बोलूंगा। जी विमल चोपड़ा जी जवाब ले लेते हैं आपके ही। जी नहीं, जवाब ले लेते हैं। या तो ये सुरेंद्र वर्मा झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के पटल में झूठ बोल रहे हैं। ये बाहर बोर्ड लगाते हैं कि हमने झूठ बोलने का। जी ये विमल चोपड़ा जो जी है कंटिन्यू। ना, या तो उनको बोलने दीजिए या मैं निकल जाता हूं। सुन रहे हैं, हम सब सुन है ना? रहे हैं। जी ये बोलिए। बकवास करने नहीं आया हूँ, बकवास सुनने भी नहीं आया। आप कुछ भी तो नहीं, कौन जो है सीएम आवाज पर आप बोल रहे ये हैं, आवाज पर ये इस प्रकार की बातें यदि ये पीएम आवाज पर दिए सुरेंद्र जी जब रुकाइए। 2014 से 18 तक दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, 18 लाख का लक्ष्य था तो 2 लाख सुरेंद्र जी रुक 37 जाइए। हजार बनाने के आप बाद कंटिन्यू बोलिए। जो विमल चोपड़ा साढ़े जी आप 15 कंटिन्यू लाख बोलिए। आवासीय लोगों से आवाज सुनने का जो पाप किया है उसके लिए या माफी मुझे मांगेंगे। सुरेंद्र या जी मुझे रुक बोलने जाइए प्लीज। दीजिए। सुरेंद्र जी प्लीज। है ना? जी चोपड़ा जी आप अपनी किस बात टाइप का ये आप अपनी बात डिबेट कहिए। है? ये नहीं, किस टाइप का ये डिबेट है? कैसे शब्दों का प्रयोग करते ये हैं मछली कविता जी? बाजार बना ये लिया अपनी है? बात रखे, हैं? ये कह क्या सुन रहे रहे हैं? हैं ये विमल कह चोपड़ा क्या जी रहे हैं? सुरेंद्र वर्मा जी को शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। आप नहीं, हम बोलिए, कुछ सुन भी रहे हैं बोलेंगे। जी। ये जी। बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा जी। अच्छा है ना? इस प्रकार के प्रवक्ता अनपढ़ देखिए यदि बात देखिए करेंगे, नहीं इतने पढ़े विमल लिखे चोपड़ा होकर जी के प्लीज जो मैंने सवाल किया है विमल चोपड़ा जी जो मैंने सवाल किया उसका आंसर दीजिए। विमल चोपड़ा जी जो सवाल किया उसका प्लीज जवाब क्या दीजिए। ऐसी बदतमीजी आप देखिए ऐसी भाषा का उपयोग मत कीजिए। आप भी पूर्व विधायक रहे हैं प्लीज। पूरा आपको छत्तीसगढ़ देख रहा है प्लीज आप आप जवाब दे कर रहे हैं दीजिए बदतमीजी। प्लीज। आप कर रहे हैं बदतमीजी देखिए क्योंकि तथ्य नहीं है इन भाजपाइयों के पास। सुरेंद्र वर्मा जी प्लीज। कविता जी। विमल चोपड़ा जी प्लीज हम लोग यहाँ पर डिबेट करना है, निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा प्लीज। विमल चोपड़ा जी ये ऐसी कंटिन्यू। बात करेंगे, ऐसी भाषा का उपयोग सुरेंद्र वर्मा जी, करेंगे, प्लीज। ये जायज है कविता जी? सुरेंद्र ये वर्मा जी, जायज प्लीज। है क्या? इनके पास तथ्य नहीं है। देखिए हंसी आती जनता सुन रही है, आप लोगों को शोभा ये नहीं देता है आप लोग इस तरह से बात करना ये प्लीज। चीज बोल देता विमल चोपड़ा जी, यदि ये जवाब ये दीजिए। चीज बोल बेशर्मी से देता, हंसना बंद कर दीजिए। देखिए ये विमल चोपड़ा जी बेशर्मी जवाब से दीजिए। हंसना बंद कर दीजिए। विमल चोपड़ा जी जवाब दीजिए। ये अपने टीएस सिंहदेव बाबा जी के पास बैठ जाते तो इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने मकान बनाए, कितने मकान नहीं बनाए। या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या इनके मंत्री टीएस सिंहदेव झूठ बोल रहे हैं। ये पीएम आवास पर है। देखिए देखिए मुद्दा हमारा बेरोजगार रोजगार का है। देखिए विमल चोपड़ा जी प्लीज मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। वर्मा जी प्लीज, वर्मा जी रिक्वेस्ट है, वर्मा जी रिक्वेस्ट है प्लीज। देखिए वर्मा जी रिक्वेस्ट है। भोंपू जो है ना, ये भोंपू जो है पीएम आवास पर बोलिए। ये पीएम आवास पर वर्मा जी भोंपू। वर्मा जी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज सुन लेते जवाब और आप मुद्दे पे बात कीजिए चोपड़ा जी। जी ये कब बोलेंगे कविता जी? पीएम आवास पर निकल चलिए बाबूलाल शर्मा जी, ये बाबूलाल शर्मा जी, डिबेट है क्या? बाबूलाल शर्मा जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबूलाल शर्मा जी। नहीं बंद करता हूं मैं भाई, ऐसे डिबेट में विमल चोपड़ा जी, नहीं विमल चोपड़ा जी देखिए देखिए आप तीनों मान्य गेस्ट हैं। देखिए समय नहीं देंगे। देखिए नहीं आप समय नहीं तो आप देंगे। गंद फैलाएंगे, कुछ भी बात करेंगे। वर्मा जी सुरेंद्र वर्मा जी रिक्वेस्ट है आपसे, छत्तीसगढ़ देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अरे भड़कने का काम संघियों का है। सब संभाल के बोलिए। सुरेंद्र वर्मा जी, ये गंदगी सुरेंद्र वर्मा जी सुन लीजिए ना, सुरेंद्र वर्मा जी सुन लीजिए। सुन लीजिए। सम्मानित आपके पास क्या था? आपके पास शब्दों की जाऊंगी। मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। कविता जी ये क्या कर रहे हैं? ये आपकी जवाबदारी है, भोंकने को आए हैं यहाँ पर। देखिए प्लीज ऐसी भाषा का मत उपयोग करिए आप लोग। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता, आप भी पूर्व विधायक रहे हैं। विमल चोपड़ा जी प्लीज कुछ तो आप लोग मर्यादा रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप दोनों से। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी, माफी बाबूलाल जी क्या कुछ कहेंगे आप? चाहिए बाबूलाल जी क्या कुछ कहेंगे आप? ये इस प्रकार से आप जो है ना बाबूलाल जी। कविता जी, या तो डिबेट मत कराइए। बाबूलाल जी यदि कांग्रेसीकरण करना है अपने चैनल का कर लीजिए, आप उसी को टाइम दीजिए, उन्हीं को बोलने देखिए दीजिए। अब बाबूलाल जी प्लीज। ना तो जवाब आप सुनते तय हैं करेंगे। ना आप जवाब देने आप तय देते हैं। करेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट है। अरे मैं क्या तय करूंगा? सुरेंद्र वर्मा जी, मैं बात नहीं कर रहा। सुरेंद्र वर्मा जी सुन लीजिए ना, सुरेंद्र वर्मा जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। नहीं, विमल चोपड़ा जी आप जवाब मुद्दे पे देने बात कीजिए। दीजिए। विमल चोपड़ा जी प्लीज नहीं, मुद्दे मुद्दा क्या है? पे जवाब दीजिए। अरे क्या मुद्दा? आप फिर आप मकान बोलेंगे पे वो टाइम बोल रहे हैं, नहीं तो दे मेरे को जवाब देने नहीं दे रहे हैं आप। दे रहे हैं ना। मकान पे सुरेंद्र वर्मा जी मैंने रिक्वेस्ट है कहा। आपसे प्लीज सुन लीजिए। इनके पास है ही नहीं। सुरेंद्र जी, इनके पास तथ्य ही सुरेंद्र नहीं है। जी, ये रोजगार के अधिकार को बेचने ये वाले, बाबूलाल जी, करने वाले। बाबूलाल जी क्या कुछ आप कहना ये बता चाहेंगे बेरोजगारी पर? बाबूलाल जी आज मुद्दा उठा, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये मामला वास्तव में जो है बेरोजगारों के पंजीयन के मसले पर है कि भाई आप 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो किन बेरोजगारों को आप देंगे, कैसे देंगे, किस आंकड़ों पे देंगे, किस सूची पे देंगे, सर्वे सूची कैसे बनेगी। तो इसमें बहुत सारी बातें जब उठी तो मंत्री ने एक बात बड़ा साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदिश लगाई हुई है कि पंजीयन कराने वालों को आधार कार्ड अनिवार्य करना नहीं किया जा सकता। तो उसका वो क्राइटेरिया बन गया है। और देखिए दोनों चीजों में, बेरोजगारी और गरीबी रेखा से नीचे, ये दोनों की सूची बनने में कुछ बातें हैं जो क्राइटेरिया बनी हुई है। जैसे आप गरीबी रेखा के नीचे जिसके पास पंखा होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, मोटरसाइकिल होती है, वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं, यानी सुविधा भोगी वस्तुओं का उपयोग करने वाले गरीबी रेखा के नीचे नहीं आ सकते। उसी तरह जो है इसमें इन्होंने क्राइटेरिया जो बनाया वो बताया आज सदन में कि उम्र देखी जाएगी, आय देखी जाएगी, उसकी आय क्या है, उनके परिवार क्या है, परिवार में कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं है। ये क्राइटेरिया 3 तो बड़े बनाए हैं इन्होंने, तो 2 क्राइटेरिया और है। उन क्राइटेरियो में जो लोग आएंगे उनको ही जो है वो बेरोजगार मानेंगे। तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो तो बहुत लंबा समय इसमें बीत जाएगा। तो वो सूची जब फाइनली बनेगी, जब पंजीयन हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये माना जाएगा कि ये बेरोजगार हैं, उनको ये 2500 रुपए के हिसाब से देंगे। तो है तो बड़ा कठिन, लेकिन उसमें लगे हुए तो हैं। वर्तमान सरकार लगी है, देखिए कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो बात का मुद्दा है, लेकिन अपनी स्थिति तो स्पष्ट कर रही है। उन्होंने ऐसा बजट में अनुमान भी रखा हुआ है, बजट में पैसा भी रखा हुआ है, तो करने की इच्छा तो दिख रही है। लेकिन अब क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, किस तरह से उसका, लेकिन बाबूलाल जी समय भी बहुत कम है, लेकिन चुनाव होने वाले हैं। एक बात मुझे जरूर जची है कि जो सीएम ने कहा, जो मैंने पहले कहा कि भाई आखिर हमें आधार तो कहीं कहीं आंकड़ों के नाम पे लेना पड़ेगा ना, तो वो संस्था के आंकड़ों को उन्होंने पब्लिसाइज किया है। तो उसका भी एक महत्व है, उनकी इस बात का भी महत्व है, उसमें वजन है कि भाई कहीं ना कहीं से हमको आधार लेना पड़ेगा। तो उस संस्था के आंकड़ों के आधार पर जो है ये आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनकी मजबूरी है। फिलहाल अगर केंद्र से आंकड़े आ जाए, जैसे आंकड़े आया करते थे, तो उन आंकड़ों को मान ले, लेकिन वो केंद्र से आंकड़े बेरोजगारी के आए नहीं है, आना बंद हो गए हैं, और ये आरोप प्रत्यारोप के खेल। ठीक है, चलिए विमल चोपड़ा जी, केंद्र से आंकड़े आए नहीं है और आरोप प्रत्यारोप, क्या कहेंगे? केंद्र से आंकड़े नहीं आए हैं, विमल चोपड़ा जी। जी विमल जी। सुरेंद्र वर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वर्मा जी। कविता जी, हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, जो जनगणना रजिस्टर है। हेलो, आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। जी वर्मा जी, आवाज आ रही है। अभी तक ये परंपरा रही है कि केंद्र सरकार की एजेंसी एनएसएसओ आंकड़े जारी करती रही है। पिछले 8 साल में आंकड़े जारी नहीं हुए, ये केंद्र सरकार का दायित्व है। यदि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है तो राज्य सरकार चुपचाप नहीं बैठेगी। और जहां तक बेरोजगारी भत्ते की बात है, 1 अप्रैल 2023 से, मतलब अगले महीने से ये लागू हो जाएगा। बजट में भी प्रावधान किया जा चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और जो शर्तें हैं उसका भी नोटिफिकेशन हो गया है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उसका भी पालन किया जा रहा है। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता, पहला फोकस जो है आम जनता की समृद्धि और रोजगार को है। रोजगार के अवसर स्थापित हुए हैं छत्तीसगढ़ में, और उसके अतिरिक्त जो बच गए हैं उनको हमारा वादा था बेरोजगारी भत्ते का, हमने तो ये घोषणा भी कर दी है, और पंजीयन की प्रक्रिया भी चालू है। 1 अप्रैल से वो देना शुरू भी कर दिया जाएगा। तो ये नीति और नियत का अंतर है। जहां तक बेरोजगारी की बात है और गरीबी रेखा की बात है, आपको याद होगा जब देश को आजादी मिली थी, 74% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे था। ये कांग्रेस का सुशासन ही है जो वो घट के 23% तक आया, और पिछले 7 साल में 8 साल में वो फिर से 50 पर चले गया। मोदी सरकार के ही आंकड़ों में आपने सुना होगा कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री का राशन दे रहे, मतलब इनके आंकड़ों में जो गरीबों की संख्या है वो 81 करोड़ हो गई। और इसी प्रकार से दुर्भावना पूर्वक ये जो है ये आंकड़े छुपाने का काम भाजपा ही कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है, केंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका भी, और बाबूलाल जी आपका भी, और विमल चोपड़ा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा आज का मुद्दा था बेरोजगार पर रात, और फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।